Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So this is chapter number 1, test paper analysis class, real numbers. The topic name is very clear, real numbers. सारे के सारे टॉपिक्स जो एग्जाम में आ सकते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं वो हमने इस क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड किए हैं। इन शॉर्ट अगर इस टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लो तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, राइट। तो अगर आपने ये टेस्ट पेपर अच्छे से दिया है तो आपको पूरा रिवीजन जैसा लगा होगा कि पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस पार्ट। पहला क्वेश्चन इज वेरी मच क्वाइट ऑब्वियस। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का कि किसी रैशनल रूट पी टाइप के रैशनल नंबर को इरेशनल साबित करना। पी बोले तो प्राइम नंबर, कहते हैं कि √2, √3, √5, √7 इस टाइप के नंबर को क्या प्रूव करना, इरेशनल प्रूव करना। ये था पहला सवाल, ठीक है। अब इसको अपन विद प्रॉपर स्टेप्स वो मैं आपके आंसर शीट में देखूंगा कि किसने कितने स्टेप्स लिखे हैं वो मैं देखूंगा। अभी अपन शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि थीम क्या थी, किस तरीके से इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, साबित करना था, राइट। ठीक है, सो बताओ सबसे पहले क्या करते हैं अपन, स्टार्ट कैसे करते हैं √p टाइप के, क्या ऑन द कॉन्ट्रेरी इसको रैशनल यानी उल्टा मान लेते हैं, है ना। तो पहली स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें अपन क्या करते हैं, लेट अस सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक वर्ड लिखते हैं अपन यहाँ पे, एक फ्रेज लिखते हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब उल्टा मानना, जो पूछा गया है उसका उल्टा मान लेना। तो उल्टा क्या मान लेंगे हम, दैट √7 इज रैशनल, ये मान लेंगे, ओके। अब अगर √7 रैशनल है तो रैशनल नंबर की परिभाषा के हिसाब से इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p by q, where p and q are integers। पूरी डेफिनेशन बोलोगे हम इरेशनल नंबर की, where p and q are integers and q not equal to 0, right। उसके बाद हम मान लेंगे कि p और q इंटीजर्स हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है, बट p और q को प्राइम नहीं है। तो एक और अजम्पशन लेना पड़ेगा कि लेट अस सपोज p and q are not co-prime। p and q are not co-prime। नॉट co-prime का मीनिंग क्या है कि दोनों अभी और कट सकते हैं, इनमें कोई कॉमन फैक्टर है। किसने कहा कि ये co-prime है? हाउ कैन यू बी श्योर कि ये co-prime है या नहीं है? भाई ये co-prime हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आपको दोनों में से केस अज्यूम करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि मान लेता हूं ये है, कहीं से गिवन थोड़ी ना है, तो उसको भी अज्यूम करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि ये कोबरा। अब हमने मान लिया ना, तो हमारा माना हुआ गलत साबित हो जाना चाहिए एंड में, समझे, ठीक है। सो पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम, ऐसा हमने फिर से मान लिया, एक और असम्पशन कर लिया। अब अगर ये को प्राइम नहीं है तो इनको काटा जा सकता है, तो हम इनको काट देंगे इनके कॉमन फैक्टर से। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग पी एंड क्यू बाय देयर कॉमन फैक्टर, डिवाइडिंग पी एंड क्यू। हो सकता है कि एक आध बीच में स्टेप अभी मैं मिस कर रहा हूं, पूरा प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूं, मेन बात डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सारा आपके पास लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट मारना है ताकि एक बार रिवाइज हो जाए शॉर्ट में सारी चीज, राइट। बाय देयर कॉमन फैक्टर। अच्छा याद रहे, कॉमन फैक्टर 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर, ये अंडरस्टूड है ना। बाय देयर कॉमन फैक्टर, तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा वी गेट, तो P डिवाइडेड बाय Q वाली जो फॉर्म है वो A डिवाइडेड बाय B वाली फॉर्म हो जाएगी। एंड वेयर A और B अब क्या हो जाएंगे बताओ, को प्राइम हो जाएंगे, वेयर A एंड B आर को प्राइम। यहां तक ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। दैट मीन्स ये एक स्टेज खत्म हो गई क्वेश्चन की। अब सेकंड स्टेज पे चलते हैं। सेकंड स्टेज पे हम लिखेंगे कि देखो साहब, हमने √7 को A बाय B की फॉर्म तक हम ले आ चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे, इस स्टेप पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट तो √7 का स्क्वायर, ए का, बी का। अब क्या करेंगे, 7 को इधर और बी स्क्वायर को उधर नेक्स्ट स्टेप में। सो इट इज लाइक बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 7। अब यहाँ पे वापस थोड़ी सी एनालिसिस शुरू होगी। ए और बी जो थे को प्राइम थे नहीं थे, थे, लेकिन ए और बी इंटीजर्स भी थे, तो इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होता है।
दैट मीन्स ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, और किसी इंटीजर को 7 से डिवाइड करके दूसरा इंटीजर मिल रहा है, दैट मीन्स 7 इसका फैक्टर है इस इंटीजर का, या इसको डिवाइड करता है, कुछ भी बात कह सकते हैं अपन इसको। तो यहां से क्या बात कही जा सकती है कि 7 डिवाइड्स 8। अब यहाँ पे एक थ्योरम का एंट्री होगी जो क्या कहती है कि कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने क्या कहा था, बी नो दैट करके हमको एक थ्योरम लिखनी है 2 लाइन की, Orati-Ratai theorem. If p divides a square where a is a positive integer, then p will also divide a। इतनी सी बात लिखनी है, बट मैंने कहा था 4 नंबर का है तो लिखनी है। अब ये कितने का था, लिखी थी किसी ने, लिखी थी ये थ्योरम, सीधे ही लिख दिया 7 डिवाइड्स 8 क्योंकि वेटेज कम था। बट देखो अब ये डिसीजन आपका होगा और मार्क्स भी आपको ही मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे पास आधा मिनट भी एक्स्ट्रा, या मुश्किल से आप 15 सेकंड में लिख दोगे, फ्लो में आ जाएगी तो लिख देना एग्जाम में, ठीक है। ये डिसीजन आपका, मैं नहीं कह सकता कि लिखनी है कि नहीं लिखनी है, मैंने दोनों बातें बता दी। कुछ डिसीजन आपको ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक गुरु जो होगा योद्धा को सिखा सको के युद्ध के मैदान में छोड़ देगा। अब युद्ध के मैदान में वो गुरु नहीं आ सकता, वहां बहुत सारे डिसीजन को खुद को लेने पड़ेंगे कि मैं क्या करूं यहाँ पे, राइट, ओके। तो यहाँ पे उस रिजल्ट से क्या साबित हो जाएगा कि 7 डिवाइड्स 8, 7 डिवाइड्स 8 हो गया। अब अगर 7 को डिवाइड करता है तो बदले में आंसर क्या मिलेगा, इंटीजर। तो उस इंटीजर को अपन ले लेते हैं c, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, यहां पर b² डिवाइडेड बाय a² बाय 7 को इक्वेशन 1 माननी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इस इक्वेशन को हमको बाद में यूज करना है, राइट, ठीक है। तो 7 डिवाइड्स है, तो इसका मतलब यह है कि a को 7 से डिवाइड करके इंटीजर मिलेगा, वेयर c इज सम इंटीजर, वेयर c इज सम इंटीजर मिलेगा, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, सो a का स्क्वायर बिकम्स a², 7 के स्क्वायर को 49 लिख दो या 7 इंटू 7 एक ही बात है, और c के स्क्वायर को c²। अब यहाँ पे a²बाय 7 की वैल्यू मुझे b² पुटअप करनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। a²बाय 7 की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, b², ठीक है। तो इम्प्लाइज b² आ गया और नीचे एक 7 रह गया, इक्वल टू व्हाट, c² फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया है, राइट। अब अगेन वो थ्योरम, अब अगर पहले लिखी है या नहीं लिखी है, लेकिन अभी तो नहीं लिखनी, सेकंड टाइम तो 100% नहीं लिखनी, लिखनी भी है तो फर्स्ट टाइम में लिखनी है कि 7 अगर प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को काटेगा और इंटीजर मिल रहा है तो 7 डिवाइड्स b², और 7 डिवाइड्स b² से 7 डिवाइड्स b है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाता है, 7 डिवाइड्स क्या, b², और थ्योरम की मदद से 7 डिवाइड्स a, ओ b, सॉरी, यहां तक क्लियर है। अब पहले हमने साबित किया कि 7 डिवाइड्स a, फिर हमने साबित किया 7 डिवाइड्स b, तो हम एक लाइन लिखेंगे, previously we got 7 divides b a, sorry, previously we got 7 divides a, now we got 7 divides b। तो इन दोनों बातों से क्या साबित होता है कि a और b का कॉमन फैक्टर 7 है, हो जाता है इन दोनों बातों से साबित, क्योंकि 7 a को भी काट रहा है 7 b को भी काट रहा है, तो 7 a और b दोनों को काट रहा है, तो a और b का कॉमन फैक्टर हो गया ना वो। तो हम क्या लिखेंगे कि previously we got 7 divides a, now we got 7 divides b, so 7 is the common factor of a and b, right? 7 is the common factor of a and b। अब अगर 7 a और b का कॉमन फैक्टर है तो हमारी कही हुई बात ही जो की साबित हो गई। हमने तो कहा था a और b को प्राइम है, उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या लाइन लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, this contradicts the fact that what a and b are co-prime। a और b के co-prime होने वाला फैक्ट जो है गलत साबित हो गया, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर निकल गया जो कि नहीं निकलना चाहिए था, ठीक है। और फिर एक लास्ट में रटी रटाई लाइन क्या होती है, बताओ, याद है किसी को, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोध कैसे जागा, ये विरोध जागा हैज अराइजन, ये कहां से निकल गया विरोध, किस कारण से, हमारे रॉन्ग अजम्पशन से, बिकॉज ऑफ अवर
wrong assumption, because of our wrong assumption that, और wrong assumption क्या था वो बताओ? रॉन्ग अजम्पशन ये था कि √7 इज रैशनल, और अगर ये रॉन्ग अजम्पशन था तो दो ही रास्ते हैं, रैशनल या इरैशनल, तो एक रास्ता गलत साबित हो गया तो 100%, दूसरा रास्ता सही है, हेंस √7 इज व्हाट? इरैशनल। इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी तरीके से किसी चीज को साबित तभी किया जा सकता है जब उसके दो ही रास्ते हो, दो से ज्यादा रास्ते हो तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो रास्ते में से एक रास्ता पे चल गए, अगर वो सही निकला तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो 100% दूसरा रास्ता सही है। तो दो रास्ते ही होने चाहिए, दो से ज्यादा रास्ते नहीं होने चाहिए। तो किसी भी नंबर के रैशनल होना है रैशनल होना, ये दो ही रास्ते हैं। क्लियर? ठीक है, तो मेरे हिसाब से तीसरी या चौथी बार ये पूरा प्रोसेस रिपीट हो चुका है पिछले 4-5 दिनों में मिलाकर। पहले एक बार रफली किया, फिर फेयरली किया, फिर कुछ डाउट सेशन में किया, फिर अभी अभी एनालिसिस में कर लिया। तो अब तो एक क्वेश्चन पक्का हो जाना चाहिए सभी का, और ऐसे मान के चलना आएगा √2 √3 √5 या √7, चारों में से कोई एक आएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबने कर लिया होगा होपफुली ये एग्जाम में। अब किसने कितने स्टेप्स लिखे हैं उसको उतने मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कर दूं डिलीट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कोई ऑप्शन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में ऑप्शन नहीं देंगे, वो तो करना ही है। अब सेकंड में भी आपको इरेशनली साबित करना है, बट सेकंड वाले का थीम अलग हो जाएगा, क्योंकि ये रूट पी टाइप का नंबर नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर टाइप से नंबर्स है। तो अगर हल्का सा भी अगर हमारे पास इरेशनल पार्ट है तो वो पूरा नंबर इरेशनली होता है, तो उसको कैसे साबित करें? तो इसमें से कौन सा वाला अटेम्प्ट किया था बोलो बच्चों? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला किया था। फर्स्ट वाला नो वन हैज अटेम्प्टेड द फर्स्ट वाला, एंड एनीवन अटेम्प्टेड द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट मतलब नो वन। ओके, तो देखते हैं इसको। √3 माइनस √2, मैंने पिछले एग्जाम में एक बात भी कही थी कि जो ऑप्शन हम एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसको घर जाके अटेम्प्ट करके देखना है। घर जाके किसी ने देखा इसको? वाई? मान लो उसमें ये ऑप्शन नहीं आता, फिर क्या करते हैं? फिर तो करना ही पड़ता ना, करना पड़ता ना। सो क्यों नहीं किया? करके आना चाहिए। एनालिसिस क्लास में आपका अगर 80% कवर है तो एनालिसिस क्लास में जल्दी हो जाती है, और वो 80 से 100 भी पहुंच जाती है नॉलेज। लेकिन अगर एनालिसिस क्लास में ही आपकी 50% नॉलेज है, 40% नॉलेज है, तो 100 नहीं पहुंच पाती। और आपको पता है एनालिसिस क्लास किसी भी चैप्टर की आखिरी क्लास होती है, तो आपका टास्क टारगेट होना चाहिए, अपने आप से वादा होना चाहिए कि आज की क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें मैं खत्म करके ही रहूंगा, ताकि कल जब नया चैप्टर शुरू हो तो पुराना सारा बैकलॉग क्लियर है। ठीक है, वो टेंशन खुद को करनी है। √3 माइनस √2 को कैसे करेंगे? वही कॉन्ट्रेरी तरीके से, वही फर्स्ट स्टेप सेम हो जाएगी कि लेट अस सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट √3 माइनस √2 इज व्हाट? रैशनल। अब अगर ये रैशनल है तो अगेन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये पहली लाइन तो आपको रैशनल नंबर की परिभाषा से कॉपी करनी है, एंड q इज नॉट इक्वल टू c। डन। अब इस दूसरे वाले तरीके में इसको कोप्राइम मानना ना मानना, काट के कोप्राइम बनाना जरूरी नहीं है। अगर आप कर दोगे पिछली बार की तरह वही, इसको पी और क्यू को कोप्राइम नहीं माने, फिर काटे, फिर ए बाई बी बनाए, फिर उनको कोप्राइम माने, वो वाला प्रोसेस आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें वो आधार नहीं लेना है, √p टाइप वाला आधार नहीं लेना है, इसमें थोड़ा डिफरेंट आधार लेना है। ठीक है, चलें आगे। ओके, नाउ व्हाट? अब क्या करें बताओ? बोलो। हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में आप आइसोलेट किसको करोगे? किसी को भी करते हो। जब आप किसी को भी आइसोलेट करते हो तो रैशनल पार्ट एक साथ जाना चाहिए और रैशनल पार्ट दूसरी साइड जाना चाहिए, ऐसे ही तो होता है सब्स्टिट्यूशन। फिर तो ऑलरेडी रैशनल है दोनों, उसको भेजोगे तो भी रैशनल चला जाएगा, उसको भेजोगे तो भी रैशनल चला जाएगा। तो इन दोनों इरेशनल से एक रैशनल पार्ट बनाओ, बोलो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं बोथ साइड्स, फिर क्या बनता है बताओ? 3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, प्लस 2a भी करेंगे,
तो √3 into √2 √6, तो इट विल बिकम 2 √6 इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर. 3 plus 2 5 minus 2 √6 इक्वल टू p स्क्वायर बाय q. अब देखो एक ही इरेशनल पार्ट बचा है इसमें, बोलो एक ही इरेशनल पार्ट बचा है, इसको कर दो आइसोलेट. इसको आइसोलेट करने के लिए वही इधर उधर भेजो चीजों को. तो पहले 5 को भेज दें, तो 5 को भेजेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -2 √6. तो 5 उधर से आएगा तो क्या बन जाएगा p स्क्वायर बाय q स्क्वायर माइनस 5. व्हेन वी टेक द एलसीएम सो इट विल बिकम p स्क्वायर माइनस 5 into q स्क्वायर 5q स्क्वायर. ओके फाइन. अब किसको भेजूं, 2 को भेजूं. अच्छा 2 को क्यों भेजते हो, -2 को ही भेज दो. तो सीधे -2 को उधर भेज दिया. नेक्स्ट स्टेप में भेजेंगे, मैं इसी स्टेप में भेज देता हूं. तो ये -2 को उधर भेजा तो -2 इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर आगे क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड. अब आप चाहो तो इस फॉर्म में छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन जो होता है थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स लगता है, तो इसको ऊपर पहुंचाऊंगा. तो इस माइनस साइन को ऊपर इस पार्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर माइनस लगा दूंगा और इधर प्लस हो जाएगा. तो इधर माइनस लगा दूंगा तो ये शिफ्ट हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, मतलब माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस. तो -5q स्क्वायर बन जाएगा +5q स्क्वायर, और t स्क्वायर जो पॉजिटिव है वो बन जाएगा नेगेटिव, डिवाइडेड बाय 2q स्क्वायर. इससे ज्यादा ये सॉल्व होगा नहीं. अब आप देखो p एक इंटीजर, q एक इंटीजर, उनके स्क्वायर्स भी इंटीजर, उस इंटीजर को 5 से गुणा करोगे तो भी इंटीजर, कुल मिला के न्यूमरेटर इंटीजर और डिनोमिनेटर भी इंटीजर, और डिनोमिनेटर जो इंटीजर होगा उसमें q नॉट इक्वल टू 0 है, तो 2q स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू 0. तो ये परफेक्ट रैशनल नंबर की परिभाषा हो गई, यहाँ पे ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर और नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0. तो इधर रैशनल है इधर इरेशनल है, बहुत नाइंसाफी है. दैट मींस हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत है. वो का वही लाइन कॉपी पेस्ट होंगी. व्हाट कि रूट्स RHS part is a rational, satisfies all the rational definitions of a rational number, but LHS part is clearly irrational. ठीक है, डन. ऐसे के ऐसे ही सेकंड वाला था जो आपने अटेम्प्ट किया है, वो उससे भी आसान था क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक ही रैशनल पार्ट है और एक दूसरा रैशनल पार्ट है. तो उसको तो सीधे p बाय q से कंपेयर किया, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, और सीधे रैशनल पार्ट को आइसोलेट करने के लिए रैशनल पार्ट को उधर भेज दो. तो √2 की वैल्यू आ गई सीधे सीधे क्या, p बाय q -2. एलसीएम लेके क्या बन गया, p -2q बाय q. बस खत्म कहानी. ऊपर वाला रैशनल नीचे वाला रैशनल, ऊपर वाला इंटीजर नीचे वाला इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर नॉट इक्वल टू 0. तो ये रैशनल नंबर की परिभाषा को फुलफिल कर रहा है, बट ये तो इरैशनल है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन आउट ऑफ अवर wrong assumption that the given number was rational, hence the given number is irrational. बताओ शुरू के 2 क्वेश्चंस, यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वर्ड प्रॉब्लम. कहा था मैंने वर्ड प्रॉब्लम तो आएगी, एक आध वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है इस चैप्टर में से भी. अब जब भी वर्ड प्रॉब्लम आती है तो वर्ड प्रॉब्लम दो बातों से रिलेट करेगी, या तो एलसीएम या एचसीएफ. बस इतना डिसाइड कर लो कि एलसीएम या एचसीएफ, गेम ओवर. पढ़े वर्ड प्रॉब्लम पढ़े, ठीक है. 2 मिल्क कंटेनर्स, 2 मिल्क कंटेनर से मान लो कोई बाल्टी वाल्टी कोई कंटेनर मान लो, एक में कितना मिल्क है, दूसरे में कितना मिल्क है. द मिल्क वॉज ट्रांसफर्ड टू एन अनदर कंटेनर विद द हेल्प ऑफ ए ड्रम. अब इन दोनों में से मिल्क को भर भर के एक तीसरे कंटेनर में डाला जा रहा है. उसमें से भी भर रहे हैं, उसमें से दोनों कंटेनर से भर के तीसरे कंटेनर में डाल, और पूरा खाली करने के बाद पहले कंटेनर में जिसमें 398 लीटर मिल्क था इतना बच जाता है, और दूसरे में कितना था 436, उसमें से इतना बच जाता है. समझ आया, क्लियर? व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ड्रम. तो वो जो ड्रम है यानी मतलब वो जो साधन है जिससे हम भर भर के डाल रहे हैं, उस ड्रम की, जैसे मान लो ये वो साधन है तो इससे भर भर के हम डाल रहे हैं, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए भैया, 10 लीटर का होना चाहिए कि 20 लीटर का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ठीक है, क्लियर. अब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पूछिए. अब आप खुद बताओ, यहाँ पे 398 लीटर का ड्रम, यहाँ पे 436 लीटर का ड्रम है, एक सॉरी कंटेनर है, ये दोनों कंटेनर है. अब वो ड्रम जो है मतलब वो कुछ भी भरने का कोई भी बर्तन है, उससे आप भर रहे हो, तो जिससे आप भर रहे हो उसकी कैपेसिटी इन दोनों की कैपेसिटी से बड़ी होगी या छोटी होगी, इतना बताओ बस. छोटी. और छोटे के केस में एचसीएफ आंसर निकलता है. सिखाया था एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन द इवन नंबर्स, एलसीएम इज ऑलवेज लार्जर देन द इवन नंबर्स, या इक्वल भी हो सकते हैं दोनों.
तो यही हिंट है, बस इससे बड़ा है कि आप पहले सोचोगे एचसीएफ निकालूंगा ऐसे, और फिर आप कॉमन सेंस लगाओगे यार जिससे भरूंगी क्या भरूंगा, वो तो क्या होगा, छोटा ही होगा, छोटा होगा, दैट मींस एचसीएफ निकालना है, एलसीएफ नहीं निकालना। तो एचसीएफ तो निकलेगा, ये चीज तो कंफर्म, लेकिन किस किस का सवाल है, किस किस का। यहाँ पे 4 क्वांटिटीज है मेरे पास, 1 2 3 4, 4 में से किस किस क्वांटिटी का एचसीएफ निकलेगा, ये दूसरा सवाल, बताओ। किस किस का निकलेगा। देखो, लेट से ये एक कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर, ओके, और ये दूसरा कंटेनर है थोड़ा छोटा है इससे, ठीक है, फाइन। मान लो इसमें 436 लीटर टोप तक भरा हुआ है मिल्क, यहां तक, और इसमें भी टॉप तक यानी 398 लीटर तक भरा हुआ है। इसकी टोटल कैपेसिटी 436 लीटर्स, और इसकी 398 लीटर। अब इसमें से भर के खाली करना स्टार्ट कर दिया हमने, इसमें से भी खाली कर रहे हैं ड्रम की मदद से, छोटा ड्रम है, इसकी मदद से, और वही सेम ड्रम इधर भी है, उसकी मदद से यहां से भी मिल्क निकाल के कहीं तीसरे में डाल रहे हैं, यहां से भी निकाल रहे हैं, एक तीसरा कंटेनर भर रहे हैं मान लो। यही स्टोरी है, ये पिक्चर की कहानी है। अब करते 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 इसमें कितना बचा लास्ट में, इसमें कितना बचा बताओ। इसमें 75 लीटर बच गया, कितना बच गया, 75 है ना। अच्छा सॉरी, बड़े वाले में, अच्छा बड़ा वाला इधर था, छोटा वाला इधर था, हाँ ठीक है, इसमें 11 बचा, बड़े वाले में 11 बच गया, और छोटे वाले में कितना बचा, 75। इसमें बच गया साहब 75 लीटर, ठीक है। तो अब आप सोचो खाली कितना हुआ, तो 436 में से 11 माइनस करो एक बार, कितना बचता है, बोलो, 425। यानी कि ये जो पार्ट खाली हुआ है, ये पार्ट 425 लीटर का है जो खाली हो चुका है, बोलो, 425 लीटर खाली हो चुका। अब इसमें जो टोटल था और माइनस करेंगे, इसमें कितना खाली हो चुका है, करो माइनस, 323 करेक्ट है। यानी कि इसमें जो ये पार्ट खाली हो चुका है, ये कितना है, बोलो। तो अब आपके पास जो नया डेटा है वो ये वाला है, 425 और 323। तो आप ऐसे मानो कि उनको ने इनको खाली कर, 425 लीटर को खाली करना है क्योंकि एक्चुअली का मैंने इनको खाली किया है, और 323 लीटर को खाली करना है, और बड़े से बड़े ड्रम में आपको खाली करना है। तो इन दोनों का लेंगे हम HCF, तो पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए जिससे हम जल्दी से जल्दी इसको खाली करते हैं। समझ आया, जितनी क्वांटिटी हमको खाली करनी है उस क्वांटिटी का HCF लेना है, ना तो टोटल क्वांटिटी का लेना है, ना बची क्वांटिटी का लेना है। अब आपको 425 और 323 का HCF लेना है, वो ले सकते हैं ना, हम इजीली ले सकते हैं। चलो 425, यानी सवाल ये बन गया HCF ऑफ कितना था, 323 एंड 425। अब नया सवाल ये बन चुका है, अब HCF कैसे लेते हैं सबको पता है कैसे, टाइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक ही मेथड है हमारे कोर्स में। तो बोलो 323 की फैक्टराइज फॉर्म एंड 425 की फैक्टराइज फॉर्म, टाइम फैक्टराइज फॉर्म यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बोलो। 7 इंटू 17 इंटू 19, तो पावर 1 है दोनों में, और 425 की 1 5 से कटेगा सबसे पहले, नहीं 3 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा सीधे ही, 5 8 जा 40, 85 बचा, फिर 5 से कट जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू 17, 5 जा 85 होता है, राइट। तो ये आ गई इसकी फैक्टराइज फॉर्म, ये आ गई इसकी फैक्टराइज फॉर्म। अब आपको क्या चाहिए, HCF। तो HCF में कॉमन फैक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, और उसकी पावर लेते हैं बड़ी से बड़ी, पर दोनों की पावर 1 1 है, तो 1 ही बड़ी है और 1 ही छोटी है।
ओ सॉरी, एचसीएफ में छोटी लिखते, यस कॉमन निकालते, एलसीएफ में बड़ी लिखते, बट यहाँ पे तो फर्क ही नहीं पड़ा ना, क्योंकि वन ही बड़ी वन ही छोटी। ठीक है, गुड, आपको याद है। तो 17 लीटर्स का वो ड्रम होना चाहिए, आंसर आ गया मेरा। ठीक है, अब सवाल समझ में, एक्चुअली स्टोरी क्या चली है, देखो इधर फिर से रिपीट करते सारी बात, देखो इधर इधर देखो। अरे देखो, कंटेनर है, ये कंटेनर 17 लीटर खाली लिया, अल्टरनेटली कर रिवर्स रिवर्स रिवर्स, खाली लिया, खाली लिया, खाली लिया, ऐसे करके डाल देते हैं, डाल देंगे। अब एक कंटेनर में 11 लीटर की बचा, देखो एक कंटेनर में कितना लीटर बचा, 11 लीटर, और एक कंटेनर में 75 लीटर बच गया। ड्रम है 17 लीटर का, तो 17 लीटर का ड्रम है, 11 लीटर खाली हो सकता है क्या उससे, हो सकता है क्या, तो 11 लीटर छोड़ना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा खाली नहीं कर सकते, किसमें छोड़ना पड़ेगा, तो फिर उस लेवल पे जब यहाँ पे 11 पहुंचे थी गाड़ी, उस लेवल पे यहाँ पे 75 लीटर बाकी, तो दोनों का एक्सप्रेस हो गया, इस तरह से आ जब तक वो 17 लीटर पूरा पूरा भर रहा था तब तक निकाल देना, एक में भी 17 से कम हुआ, 11 बचा, छोटी। क्लियर है, सारी स्टोरी क्लियर है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हुआ था किसी से ये एग्जाम में क्रैक, हो गया था, हो तो गया था, ठीक है। अब देखो, फोर्थ क्वेश्चन वाज वेरी इजी। फोर्थ क्वेश्चन में निकालना तो हालांकि अपने को एचसीएफ है, लेकिन एचसीएफ निकालने का तरीका क्या लेंगे हम इसमें, रिलेशनशिप वाला। देखो दो नंबर से हमारे पास ये और ये, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, और एलसीएम ऑलरेडी गिवन है। तो इन दोनों का एचसीएफ वैसे जो मेथड है उससे भी निकाला जा सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बट उससे नहीं निकालना था, उससे नहीं निकालना था, रिलेशनशिप से निकालना था। तो देखो दो नंबर है मेरे पास, तो इन दो नंबर को ए और बी मान लें, तो क्या रिलेशन है बोलो हर्षिता, दो नंबर्स और उनके एलसीएम और एचसीएफ, इन चार चीजों में क्या रिलेशन सीखा था हमने, दो नंबर्स का प्रोडक्ट यानी ए टू बी इक्वल टू उनका एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाइड बाय उनका एलसीएम। तो बेसिकली द रिलेशनशिप वाज कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, राइट। अब दो नंबर कौन कौन से हैं, बट ये दो नंबर्स के लिए चलेगा, दो से ज्यादा के लिए नहीं चलेगा रिलेशन। दो नंबर्स कौन कौन से हैं, 429 इंटू 47619 है ना। अब इनका एचसीएफ तो पता करना है, यानी एचसीएफ को तो मार्क करो, एचसीएफ ऑफ जो भी पता करना है आपको, 429 एंड 47619, इसका एचसीएम आपको पता करना है। एलसीएम गिवन है, क्या गिवन है, 47619। अच्छा एक नंबर एलसीएम के ही बराबर है, ठीक है, वो तो और बढ़िया काम हो गया, कट जाएगा ऐसे चीज। तो यहां से ये चार चीजें हो गई, एक दो तीन और ये चार, चार चीजों में से केवल एक ये तीसरी चीज मिसिंग है, बाकी तीन चीजें गिवन है, तो मिसिंग चीज निकाल सकते हैं हम इजीली। तो यहां से एचसीएफ निकल जाएगा, एचसीएफ ऑफ 429 एंड 47619 इज इक्वल टू, इसको काट के इसके नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 429 मल्टीप्लाइड बाय 47619 डिवाइडेड बाय 47619, कट गया, आंसर इज 420। वेरी इजी। अब यहां से एक शिक्षा और लेके चलो कहानी से, इस कहानी से एक इंपॉर्टेंट शिक्षा मिल रही है कि दो नंबर है, अगर उनमें से बड़ा वाला नंबर एलसीएम है तो छोटा वाला नंबर एचसीएफ होगा, 100% होगा, हुआ ना। ये दो नंबर थे, इनका एलसीएम भी बड़ा वाला नंबर था, तो इनका एचसीएफ में छोटा वाला नंबर आया कि नहीं आया। अब मान लो ये आधा नंबर का केवल एक नंबर का एमसीक्यू में आता है और ये शिक्षा याद है, तो विद इन 3 सेकंड्स आप टिक करके आगे बढ़ोगे, और करने वाले करते रहेंगे, उसी में 10 मिनट दे देंगे। दिस मेक्स द डिफरेंस। पढ़ाई तो सभी करते हैं, ठीक है, बट आजकल पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है किसी को, आजकल स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की जरूरत, हार्ड वर्क चाहिए, वो चाहिए, शॉर्ट ट्रिक कम से कम और स्मार्ट वर्क ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलो चेक वेदर 15 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, ये हमने क्लास में किया था कि कोई भी नंबर डिजिट 0 से तभी एंड करेगा जब जब 2 और 5 का पेयर मिलेगा, एक भी पेयर मिल गया
2 और 5 का एक भी पेयर मिल गया तो वो 0 से एंड करेगा। तो 15 टू द पावर n की फैक्टराइज फॉर्म होती है। 15 को फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइज, क्या बनता है 3 इंटू 5 की पावर n। इसको फिर सॉल्व करें तो ये बनता है 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n। तो यहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर है ना, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 एज एंड सो ऑन, राइट। तो नेचुरल नंबर यानी मिनिमम 1 तो मिलेगा वहां पे, 2 3 4 भी मिल सकता है लेकिन कम से कम एक तो मिलेगा। तो यानी कम से कम एक 5 तो मिल जाएगा, बट 2 तो एक भी नहीं मिलेगा ना। तो अगर 2 मिल जाता, एक भी मिल जाता 100%। ठीक है, सो द गिवन नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। छोटा सा 4 या 5 लाइंस का ये सवाल। बोलो किया था किसी ने अटेम्प्ट या फर्स्ट वाला ही किया? फर्स्ट वाला, बाकी ये भी इजी था। चले नेक्स्ट। ओके, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट जो था वो तो मैंने हटवा दिया था क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारे कोर्स में नहीं है। नॉलेज के हिसाब से आप सुन लो, देखो दो नंबर का, अगर हम बड़े नंबर्स हैं, ये मेथड पर्टिकुलरली लार्ज नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। दो लार्ज नंबर्स और उसका एचसीएफ निकालना हो तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम है जो कट चुका है अभी। उसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1 2 5 7 6 को हम किससे डिवाइड करते हैं 4 0 5। बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करो जरा एक बार, तो 3 बार ही जा रहा है क्या पूरा पूरा? पूरा पूरा नहीं, मतलब थोड़ा सा कम। 3 2 6, 3 5 15, 3 4 12, राइट। काटो 2 4 420 बचा। अब इसको डिवाइड करो प्रीवियस डिवीजर से, करो 9 बार ही जाएगा शायद, है ना? सॉरी, क्या कर दिया मैंने, 9 0 9 2 18 1 36 ठीक है। क्या बचा 7, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो वापस प्रीवियर डिवीजर से, और ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। और जिस केस में रिमाइंडर 0 मिल जाए उस केस में जो यहां पे डिवीजर बैठा होगा वही इन दोनों नंबर का एचसीएफ होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलरली मेथड यूज होता है जब नंबर्स इवन लार्ज हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, तो उनको फैक्टराइज करना मुश्किल होता है। मान लो एक करोड़ों में नंबर है, उसको प्राइम फैक्टराइज करने बैठेंगे काफी टाइम लग जाएगा। तो लार्ज नंबर्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ निकाल सकते। डिवाइड करते जाओ बड़े को छोटे से, बड़े को छोटे से, प्रीवियस डिवीजर से डिवाइड करते जाओ जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आता। जब रिमाइंडर 0 आ जाए उधर ही स्टॉप हो जाओ, और उस समय जो आपको डिवीजर दिखाई देगा वो डिवीजर आपका है। इवन इस वाले तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो जो पीछे हमने इसको सॉल्व किया ना, ये एचसीएफ निकाला था ना हमने इन दोनों का, इससे इसको भी आप कर सकते हो इसी तरीके से, तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एलसीएम एंड एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये वाला करना था आपको, बहुत ही सरल सा सवाल हो गया है। तो 6 की प्राइम फैक्टराइज फॉर्म 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। आगे बोलो 72 की, बोलो किया था ना तो एग्जाम में ऑप्शन कटवा दिया था तब तो एक ही बचा ना। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि सर ऊपर वाला किया था, कि जब ऑप्शन कटवा ही दिया था। हाँ, कुछ बच्चे लेट आए थे तो लेट आने वालों को थोड़ा वो सकता है कम पता हो। बेटा कुछ भी हो जाए एग्जाम वाले दिन टाइम पे आएगा। हमारी क्लास कभी भी 5-10 मिनट लेट स्टार्ट होती है हमेशा, लेकिन एग्जाम हमेशा टाइम पे स्टार्ट होता है, चीज याद है। क्यों? क्योंकि आपको वो फील मिले कि आपको उधर भी एग्जाम में टाइम पे पहुंचना। अगर आप 5 मिनट यहाँ पे लेट पहुंचते हो, 10 मिनट में ब्रीफ कर रहा होता हूँ पेपर, और उसके बाद आप पहुंचते हो तो आपका कुछ छूट जाता है, छूट जाता है ना। तो ऐसे ही ब्रीफिंग वहां पर भी होगी। आप लेट पहुंचोगे तो उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट बात को रिपीट नहीं करेंगे, किसी के लिए रिपीट नहीं करेंगे। मान लो उन्होंने कोई क्वेश्चन ही कटवा दिया, कुछ करेक्शन करवाया कि बेटा पेज नंबर 3 पे इसको करेक्ट करो, आप लेट पहुंचे, आपका लॉस। पहली बात तो लेट एंट्री नहीं देंगे बोर्ड एग्जाम। बाय द वे तुम लड़ झगड़ के अंदर भी घुस गए तो आपका फिर भी लॉस ही लॉस है। और लेट आते हैं तो पेपर, मतलब एक तरीके से आप इधर आके 5 मिनट पहले आ जाओ, आराम से लंबी गहरी सांस लो, थोड़ा रिलैक्स होकर पेपर स्टार्ट करो। भागते भागते आते हैं, सांस खुली रहती है, उसमें हम पेपर स्टार्ट करते हैं, जैसे मीका आई थी कल, भागती भागती सर पेपर दो फिर भागती। तो आपके 10 मिनट आप लेट हो और 10 मिनट और लेट हो जाओगे। अभी तो नॉर्मल होने में, उस बीपी को जो हाई हो चुका है उसको नॉर्मल करने में 10 मिनट और गए।
और उसके बाद पूरे पेपर में आपको ये ख्याल रहेगा मैं लेट हूं, मैं लेट हूं, मैं लेट हूं, मैं लेट हूं, मुझे जल्दी करना है, मुझे जल्दी करना है, क्योंकि और आगे निकल चुके हैं जो बैठे हैं। ये ख्याल पूरे पेपर में घूमता रहेगा। उससे जो चीज आ रही होती है वो भी नहीं होती है फिर हमसे। कहते हैं ना कई बार सर एग्जाम में जाके पता नहीं क्या हो जाता है, फंबल होने लग जाता है। तो एग्जाम में हमेशा 5 मिनट पहले पहुंचना है, कुछ भी हो जाए, चाहे से वेट करना पड़ जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से अपना कर्म करो। ठीक है, क्लियर है? फिर नेक्स्ट एग्जाम से फिर मैं क्या गेट लगा दूंगा, जो बाहर सो बाहर, जो अंदर सो अंदर, जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है। एक पुलिस वाला खड़ा कर दूंगा यहाँ पे, हवलदार, डंडा लेके। ओके, चलो 72 की प्राइम फैक्टराइज फॉर्म बोलो। 2 की पावर 3 यानी 8, आगे 8 9 72, करेक्ट है। आगे बोलो 120 की बोलो। कुछ नंबर्स की, छोटे मोटे नंबर्स की याद ही जानी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस कर करके। 2 की पावर 3 यानी 8, आगे 8 से काटो, 40 बचा, 40 बचा है। तो 2 की पावर ज्यादा आएगी फिर तो 4 आएगी। 16 से काटेंगे तो कितनी बार, 16 से तो कटेगा ही नहीं है, 4 कैसे? हाँ, 2 की पावर 4 16 होता है ना। 2 की पावर 10 120 होता है, 2 की पावर 10 1024 होता है, × 3 × 5। चलो देखते हैं। तो 2 की पावर 4 16 होता है, 5 3 15 होता है, 16 × 15 120 नहीं होता, मतलब फिर की पावर 3 जाएगी। 2 की पावर 3 8 बचा ना, 8 से काटेंगे तो 8 1 8 40, 8 5 40, 3 × 5 बचा। अब सही है ना? यही सही है ना? 8 15 8 जा 120, ठीक है। चलो जी, अब एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, दो काम करने हैं। एलसीएम ऑफ 6 72 120, ये क्वेश्चन है। एचसीएफ ऑफ 6 72 एंड 120, ये दूसरा क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो एलसीएम में सारे फैक्टर्स लेते हैं, इसके पास है 2 3, इसके पास है 2 3, इसके पास है 2 3 5, सारे लेंगे तो 2 3 5 आएंगे, बोलो। और कॉमन लेंगे तो तीनों में कॉमन है 2 3, ये आएंगे। तो पहले तो फैक्टर्स डिसाइड किया करो किसमें कौन से आएंगे, और फैक्टर्स प्राइम ही होने चाहिए, ये बात याद रखना, नॉन प्राइम नहीं होने चाहिए। नॉन प्राइम करोगे तो गलती कर दो। ठीक है, अब पावर्स की बात आती है, तो एलसीएम में बड़ी से बड़ी, एचसीएफ में छोटी से छोटी। तो 2 की पावर देखो 1 3 3, बड़ी से बड़ी कौन सी है? 3, छोटी से छोटी कौन सी है? 1। हैंड टू हैंड लगाओ, बड़ी ऊपर लगाओ, छोटी नीचे लगाओ। 3 की पावर क्या है? 1 और 2 और 1, तो बड़ी से बड़ी 2, छोटी से छोटी 1, और 5 तो एक ही बार आ रहा है, तो उसकी वो जो पावर होगी वही बड़ी वही छोटी। करो सॉल्व। 3 2 क्यू यानी 8 9 5, सही है। 8 5 जा 40, 9 जा 260, और इधर आओ 2 3 जा 6, ये हमारे आंसर है। बोलो कोई डाउट? इजी सा सवाल था। चलो जी, अब चलते हैं सिक्स्थ। थोड़ा सा मैंने इनोवेटिव क्वेश्चन दिया था, क्योंकि इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में सीखा था। रैशनल इरेशनल पता होना चाहिए, नंबर देखे कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। कुछ डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म्स भी है, उससे भी पता लगाना आना चाहिए कि ये डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म किसी रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है या किसी इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन। स्टार्ट करें। इसमें केवल आपको रैशनल है या इरेशनल केवल इतना मार्क करके लिखना था। ओके, तो सबसे पहले पहला ही पहला बताओ, √2 + √3 का होल स्क्वायर रैशनल या इरेशनल? रैशनल। इरेशनल। इसको सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, और 2a भी करेंगे तो 2 × √2 × √3 यानी √6। तो 2 + 3 क्या आ गया? 5। तो 5 + 2 √6 में एक पार्ट इरेशनल बच गया, और एक पार्ट भी इरेशनल बच गया, दैट मींस द कंप्लीट नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट का आंसर हो जाता है इरेशनल। ठीक है, सेकंड ये रहा, √3 + √2 √3 - √2, a + b × a - b से सॉल्व करें तो a का स्क्वायर यानी 3, b का स्क्वायर यानी 2, 3 - 2 1। 1 क्या है? रैशनल या इरेशनल? तो कोई भी रैशनल पार्ट नहीं बचा। तो देखो दोनों सवाल में क्या साबित होता है, शुरुआत में पार्ट सीख भी रहे तो सॉल्व करके इरेशनल पार्ट बच भी सकता है और खत्म भी हो सकता है, आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखते ही आप नहीं डिसीजन ले सकते, उसको सिंपलीफाई करके देखना। एक में तो इरेशनल आ रहा है, लेकिन दूसरे में रैशनल आ रहा है। 6/3 √2, ये बोलो। देखो वैसे तो ये इरेशनल पार्ट बच रहा है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व भी करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या बचा? 2/√2। 2/√2 को हम रैशनलाइज भी करते हैं तो 2√2 ऊपर बचा, और √2 × √2 2 नीचे बचा। 2 से 2 कट के फिर भी रैशनल बच गया। तो हमने खूब कोशिश करी पर रैशनल खत्म नहीं हो पाया। नहीं खत्म हो पाया तो फिर क्या है वो? इरेशनल नंबर।
तीसरे का आंसर इरेशनल। कोई डाउट यहाँ तक? फोर्थ बता दो जरा। रैशनल इरेशनल? देखो, अगर डेसिमल में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो रैशनल होता है, लेकिन अगर अगर रूट के अंदर डेसिमल है तो डेसिमल पेयर में होना चाहिए। तो कितने हमारे पास डिजिट्स यहाँ पे? 2, तो पेयर बन गया ना। जब तक पेयर में आएगा तब तक रैशनल, लेकिन जैसे ही पेयर से बाहर गया, मान लो 3 डेसिमल प्लेस हो गए, तो फिर इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो 0.04 को मैं लिख सकता हूं 4/100, है ना। अब 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 2/10 को फिर लिख देंगे 0.2, तो ये रैशनल नंबर बना। सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक्स भी। तो इसको लिख दो आप रैशनल। अब इसी के बाद ये वाला करो सीधे। देखो, इधर भी 4 था, इधर भी 4 था, बट इधर 2 डेसिमल प्लेस है, उधर एक ही डेसिमल प्लेस है, तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ साथ डेसिमल प्लेसेस पेयर में मिलने चाहिए, तभी रैशनल होगा। क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 4/10 बनेगा। अब 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √10 बच जाएगा ना इसमें रेशनल पार्ट। जैसे 100 तो था परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 10 परफेक्ट स्क्वायर। समझ आया? तो एक डेसिमल प्लेस कम होने से या बढ़ जाने से चीजों में अंतर आ जाएगा, राइट। तो ये रैशनल है, बट ये इरेशनल। ये बताओ √27। ऑब्वियसली 27 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3√3 बच जाएगा, √3 वाला पार्ट बच जाएगा, तो इरेशनल। लेकिन जैसे ही 27 के आगे मैंने इसकी इंडेक्स बढ़ा दी, मतलब रूट वाला पार्ट बढ़ा दिया, इधर 2 से 3 हो गया, स्क्वायर रूट था क्यूब रूट हो गया। तो क्यूब रूट में क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट करना है, जब स्क्वायर रूट करते हैं तो पेयर ढूंढते हैं, क्यूब रूट में 3 ढूंढेंगे, तो 3 मिल गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रैशनल। तो हर वैरायटी मिलेगी आपको इस एग्जाम्पल में। इधर आओ, √17/4, √17 सॉल्व नहीं होगा, 4 फिर भी हो जाएगा, तो एक भी रैशनल पार्ट बच गया, तो वो क्या बनता है? रैशनल। नेक्स्ट, ये बताओ, अब डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं 4-5। फर्स्ट वाला बोलो। देखो, जिसके ऊपर बार लग पा रहा है वो रैशनल है, क्योंकि वो सेकंड कैटेगरी है। कौन सी? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है? रैशनल होती है। अच्छा जी, ये बोलो, 10th वाला बोलो। बार हट गया, बोलो। बार हट गया, लेकिन आगे डॉट 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 तो है ही नहीं, डॉट 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 नहीं है, तो ये तो टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग तो हर हाल में ही रैशनल है, इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं है। लेकिन अब देखो, बार भी हट गया और डॉट 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 भी नहीं हटा, वो लगा रहा। अब बताओ रैशनल या इरैशनल? हाँ जी, रैशनल इरैशनल। कितने बच्चों ने इसको इरेशनल मार्क किया? इट इज ए रैशनल नंबर। आपने कैसे मान लिया ये थर्ड कैटेगरी है, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 10 100 1000 आपका पैर उठा हुआ दिखना चाहिए और पता चल के बाहर क्या है। इसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये इस टाइप का पैटर्न बनेगा। आगे डॉट 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 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इस टाइप का पैटर्न है। जब तक इस टाइप के पैटर्न बनने की गारंटी ना मिले, तब तक वो थर्ड कैटेगरी नहीं है, वो सेकेंडरी कैटेगरी है, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली। ठीक है, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नहीं होता है। लास्ट 2.5 डिवाइड बाय 3.5 के ऊपर बात। देखो, ऊपर वाला टर्मिनेटिंग, नीचे वाला रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो ऊपर वाला भी रैशनल, नीचे वाला भी रैशनल, तो वैसे तो ये रैशनल है साफ साफ। बट अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? देखो, 2.5 को लिख सकता हूं 25/10, और 3.5 के ऊपर बार को क्या लिखूंगा? बताया था तरीका इसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करने का। 3.5 के ऊपर बार, इसको पी बाई क्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले तो डेसिमल और बार हटाओ, बचा 35, उसमें से नॉन बार वाला नंबर माइनस करो, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1, और उस पर क्या लगा हुआ है? बार। तो एक, जितने बार हैं उतने 9, जितने बार नहीं है उतने 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज लाइक 32/9। आप पी बाई क्यू 32/9 फॉर्म मिल चुकी है। इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, चेक कर लेना, 3.55555 यही मिलेगा आपको, है ना। तो इधर क्या लिख सकता हूं मैं? 32/9।
ऊपर भी p/q, नीचे p/q, फर्दर भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 25 इंटू 9 ऊपर ले लो, 10 इंटू 32 नीचे ले लो। ये 25 से 10 कट भी रहा है, उसको काट भी तो चाहो तो। 5 बारी 2 बारी, दैट्स इट, और कुछ नहीं कट रहा। सो 9 डिवाइडेड बाय 64, ऑब्वियसली इट इज अ p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों इंटीजर्स की हैं। सो ये एक रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर भी होता है रैशनल। समझ आया? 3 मार्क्स का, नहीं नहीं पूरा, हर एक 1/4 का, 1/4 1/4 1। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। ये पेपर ओवर है, चैप्टर ओवर है मेरे तरफ से। कोई डाउट हो छोटा मोटा तो पूछ लेना। कुछ क्लास ही मिस करी हो तो वीडियो ले लेना, फिर वीडियो से समझ नहीं आया तो एक्स्ट्रा में आके समझ लेना। और तो क्या जान लोगे कि हाँ। हाँ बताओ भाई, मिहिका को 199 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दो जल्दी से। होगा ही नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबका ही होता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? होगा ही नहीं। ऐसे बोलो कि ये प्राइम नंबर है, सर टूट नहीं सकता फर्दर। आंसर तो मतलब उस फॉर्म में दो जो जस्टिफाई होगा ही नहीं, होता ही नहीं है तो। 199 अगर किसी से नहीं कटा तो ये खुद प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, नहीं कट रहा, सो इट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होगा तो कैसे होगा? जैसे मैं कहूँ 2 को फैक्टराइज करो, 3 को करो। ठीक है, बस, और कोई डाउट? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कल हम चलाएंगे अर्थमेटिक।